चेंजेस कर रहे हो, उसको काट के किसी वेक्टर के अंदर डाल दिया, तो जेनेटिक लेवल पे अल्टर कर दिया तुमने डीएनए और आरएनए। अल्टर का मतलब क्या होता है? चेंज करना, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दो प्रिंसिपल है, एक तो जेनेटिक और एक बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक लेवल पे तुम उसकी केमिस्ट्री चेंज कर देते हो, डीएनए आरएनए की, उसको किसके अंदर डाल देते हो? होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डाल देते हो। उससे क्या होगा? जब तुम किसी चीज का जेनेटिक लेवल पे चेंज करोगे तो उसका फिनोटाइप चेंज होगा ना बच्चों। बायोप्रोसेस में क्या है? तुम स्ट्राइक एनवायरनमेंट करते हो, वहां के सारे माइक्रोब्स मार देते हो, सिर्फ वही रखते हो जो तुम्हें चाहिए, जिस माइक्रोब की तुम्हें ग्रोथ है इंडिपेंडेंट ऑफ। जैसे कि मैंने बताया था कि ये सेल है तुम्हारी, इसके अंदर बहुत सारे प्लाज्मिड है, बहुत सारे प्लाज्मिड, ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए। एक प्लाज्मिड को तुम बाहर निकाल भी लोगे तो सेल को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या एक सेल के अंदर बहुत सारे प्लाज्मिड है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम तो पार्ट को वैसे ही रेप्लिकेट करे, तो किसी एक प्लाज्मिड को तुम बाहर निकालोगे तो सेल मर नहीं जाएगी, ठीक है। अब ये किस हिसाब से रेप्लिकेट करता है? क्रोमोसोमल डीएनए के ऊपर ये इंडिपेंडेंट होता है, ये खुद का रेप्लिकेशन करता है, ये किसी क्रोमोसोमल डीएनए पे डिपेंड नहीं करता, इसके अंदर खुद की कैपेबिलिटी है रेप्लिकेट करने की, इसके अंदर खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है। प्लाज्मिड स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ये एक सेल के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एबिलिटी टू रेप्लिकेट ऑन इट्स। हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोबूस्ट विद कामना। और आज हम करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, बायोटेक का फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। 3 से 4 क्वेश्चन तो नीट में आते ही आते हैं और बोर्ड्स में भी टोटल 10 मार्क्स का तो इस चैप्टर से आ ही जाते हैं, ठीक है। तो आज हम नए क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के, क्योंकि जब एनटी क्वेश्चन बनाता है तो क्या करेगा? आपके एनसीईआरटी की लाइन को उठा के दे देता है, बताओ असर्शन रीजन क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करेक्ट है कि नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट से मैच खाती है कि नहीं खाती है, रिलेट करती है कि नहीं करती है ना। और वैसे भी ट्रू फॉल्स पूछ लेते हैं। तो चलो, आप एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज नहीं करते हो तो हम क्वेश्चन करते हैं, चलो स्टार्ट। क्योंकि अगर तुमने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे, ठीक है। तुमने थोड़े बहुत अपने नोट्स भी देखे होंगे ना, तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना आपके बायोटेक का, यहाँ से सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम डिफिकल्ट वाले पैराग्राफ तक जाएंगे, लास्ट तक जाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बायोटेक डील करता है टेक्निक के साथ। कौन सी टेक्निक के साथ डील करता है? क्या बनाता है? कौन से प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, आपके लिए। तो ऑप्शंस है केमिकल्स, लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स को यूज करके बनाता है, यस। क्या तुम मरे हुए बैक्टीरिया, मरे हुए वायरस यूज करते हो? ऐसा नहीं है ना, कोई जिंदा बैक्टीरिया निकालते हो, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हो, उसकी जीन के अंदर मॉडिफिकेशन करते हो, देन उसको होस्ट के अंदर डालते हो, तो यही सब चीज करते हो। उससे तुम जो तुम्हारे लिए बढ़िया प्रोडक्ट है वो बनाते हो, उसको प्रोवाइड करते हो मार्केट में, ताकि लोगों के लिए भी वो यूजफुल रहे, ठीक है। तो ये है बायोटेक डील्स विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स। जिंदा चीजों को यूज करते हो, मरी हुई चीजों का कोई काम की नहीं है यहाँ पे, क्योंकि तुम्हें जेनेटिक लेवल पे चेंजेस करने होते हैं, या फिर तुम एंजाइम्स, प्रोटीन और इन सब में चेंजेस करते हो, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, जो सदियों से आपकी मतलब साइंस चलती आ रही है, वहां से क्वेश्चन है। तो वो तो आपके घर में ही है, तुम क्या बनाते हो? जो माइक्रोब मीडिएटेड होता है तुम्हारे घर में, भाई दही ले लो, वाइन ले लो, है ना, भटूरे वाला आटा ले लो, तो उसमें क्या करते हो? कर्ड में तुम क्या डालते हो? लैक्टोबैसिलस का इनोकुलम डालते हो। ब्रेड में सैक्रोमाइसिस यूज होती है, वाइन में भी सैक्रोमाइसिस यूज होती है। ये तो ये सारी चीजें सदियों से बनती आ रही है आपके घर में, है ना। चलो ये तो अब इंडस्ट्रियल लेवल पे बनता है, लेकिन कर्ड तो सदियों से बनता आ रहा है ना। तो उसमें क्या है, जितनी तुम्हें नॉलेज है, जितना तुमने अपना दिमाग लगाया माइक्रो मीडिएटेड, तो उससे वो प्रोडक्ट तुम्हारे लिए बन जाता है, ठीक है। तो ये है ट्रेडिशनल लेवल, पुराने जमाने की, सदियों वाली, जिससे तुम कर्ड, वाइन और ब्रेड बनाते जा रहे हो। मॉडर्न में क्या है? आईवीएफ, तुमने जेनेटिक लेवल पे चेंजेस कर दिए जाके, है ना, उसको लैब में कर दिया उस प्रोसेस को, एंटीबायोटिक्स बना दी लैब में, वैक्सीन बना दी, एंजाइम्स बना दिए, एंजाइम्स के हेल्प से तुमने प्रोटीन्स बना दिए, बहुत सारे वे प्रोटीन आ रहे हैं ना आजकल मार्केट में, तो ये यूजफुल प्रोडक्ट तुमने बना दिए। अब देखो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन, ऑफ्टन इन्वॉल्व दैट यूज ऑफ फिल इन द ब्लैंक टू अचीव लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ये हूबहू एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। इसमें क्या यूज होता है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ये तो एग्रीकल्चर लेवल पे चली गई। बी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, यस। सोलर एनर्जी इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चन करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन भी ऐसे भी आ सकता है कि ईएफबी की फुल फॉर्म बताओ। जिसने डेफिनेशन दी थी ना फर्स्ट टाइम, वो था ईएफबी। आप देखो डेफिनेशन क्या है ईएफबी की, इसका फुल फॉर्म तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन आ सकता है नीट में, हालांकि एक दो बार आया भी होगा, ठीक है। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नहीं ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, भैया उन्होंने नेचुरल साइंस को और जो आज की मॉडर्न साइंस है उसको जोड़ दिया, जिसमें तुम मॉडर्न साइंस में तुम क्या करते हो? सेल्स, ऑर्गेनिजम्स, उनके पार्ट, उसके टिश्यू के साथ छेड़खानी करते हो, एल्टर करते हो उसके डीएनए को, है ना। तो मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये हो गया इसका आंसर। चलो मैं नोट्स में तुम्हें पढ़ा देती हूँ। ईएफबी की फुल फॉर्म ये होते हैं यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसको याद रखना। इंटीग्रेशन ये जोड़ता है, ठीक है। डेफिनेशन है इसकी ईएफबी की, इंटीग्रेशन ये जोड़ता है, किसको जोड़ता है? नेचुरल साइंस में और ऑर्गेनिज्म, सेल्स और उनके पार्ट्स को और उनके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स को, ठीक है। मॉलिक्यूलर एनालॉग्स कौन से हो गए? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये सब।
फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब इनमें चेंजेस करके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स में, डीएनए में, आरएनए में, प्रोटीन में, फिर आपके लिए क्या बनाएगा, प्रोडक्ट, और मार्केट में सर्विस प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऐसे ही होता है ना। क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द कोर टेक्निक ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज विच इन्वॉल्व एल्टरिंग द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए। केमिस्ट्री ऑफ डीएनए उसने चेंज कर दिया, एल्टर कर दिया, उसने चेंज कर दिया। किसके अंदर तुम चेंज करते हो? क्या बायो प्रोसेस के अंदर चेंज करते हो? बायो प्रोसेस यानी कि लिविंग बीइंग्स की तुमने प्रोसेसिंग कर दी, रिएक्शन वहां पे कर दिया कुछ, है ना, वो नहीं। जेनेटिक लेवल पे चेंजेस करते हो, तो ये इसका आंसर है जेनेटिक इंजीनियरिंग। केमिकल नहीं, केमिकल लेवल पे तुम कोई चेंज नहीं करते, जेनेटिक लेवल पे चेंज करते हो। डीएनए हो गया, उसके अंदर चेंजेस कर दिया, उसको काट के किसी वेक्टर के अंदर डाल दिया, तो जेनेटिक लेवल पे अल्टर कर दिया ना तुमने डीएनए और आरएनए। अल्टर का मतलब क्या होता है? चेंज करना, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दो प्रिंसिपल है, एक तो जेनेटिक और एक बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक लेवल पे तुम उसकी केमिस्ट्री चेंज कर देते हो, डीएनए आरएनए की, उसको किसके अंदर डालते हो? होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डाल देते हो। उससे क्या होगा? जब तुम किसी चीज का जेनेटिक लेवल पे चेंज करोगे तो उसका फिनोटाइप तो चेंज होगा ना मेरे बच्चों। बायो प्रोसेस में क्या है? तुम स्ट्राइल एनवायरनमेंट करते हो, वहां के सारे माइक्रोब्स मार देते हो, सिर्फ वही रखते हो जो तुम्हें चाहिए, जिस माइक्रोब की तुम्हें ग्रोथ करवानी है ना। उससे तुम क्या बनाते हो? एंटीबायोटिक, वैक्सीन और ये सारी चीजें बनाते हो। अब ये क्वेश्चन देखो, इससे है शायद नहीं। Ensure a sterile, हाँ उसी से है, environment in a chemical engineering process to enable the growth of only desired microbes, only, सिर्फ और सिर्फ desired microbes, यानी कि वो माइक्रोब्स जिनकी तुम्हें ग्रोथ चाहिए, और फालतू के माइक्रोब्स को तुम वहां से हटा देते हो। जिस भी चीज में तुम वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वहां पे स्टरलाइजेशन करते हो तुम, ठीक है, वहां पे सारे बैक्टीरिया, माइक्रोब्स वगैरह मार देते हो, सिर्फ उन्हीं को रखते हो जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। तो ऐसा किस में होता है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में होता है। जेनेटिक में क्या होता है? उसमें तुम जेनेटिक लेवल पे चेंज करते हो, ठीक है। माइक्रो बायोलॉजी तो क्या होती है? माइक्रोब्स की स्टडी, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस रिस्पांसिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन इन ए क्रोमोसोम। जैसे कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है, यहां पे तुमने क्या किया कि कोई सीक्वेंस होती है यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है, उसमें तुम कौन से सीक्वेंस है जहां पे उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। इसमें ऐसी कौन सी जगह है, कौन सी सीक्वेंस है जहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है? तो वो होता है बेटा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन, वहां से स्टार्ट होगा रेप्लिकेशन, वहां पे कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती है जहां पे प्रोटीन आके बाइंड होगा, ठीक है, प्रोटीन बाइंड होगा और वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। समझ गए? ये क्वेश्चन कौन सा है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा है ना आपने, वहां से क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे भी है, देखो जी, वेक्टर के अंदर ये जो वेक्टर है इसके अंदर इसको भी तो मल्टीप्लाई करना है ना, इसको भी तो अपनी कॉपी बनानी है, इसको भी रेप्लिकेट करना है। तो रेप्लिकेट कहां से करेगा? जब तक ओरिजिन नहीं होगा, ओराई नहीं होगा, उसके पास जगह ही नहीं होगी कि भाई आओ इतना बड़ा मीटर वाला डीएनए है, जब तक उसके पास जगह ही नहीं होगी तो कैसे रेप्लिकेट करेगा? तो ओरिजिन एक ऐसी जगह है, ओराई, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। जितने ओराई होंगे ना उतने ज्यादा कॉपी नंबर होंगे, ठीक है। कंट्रोल कॉपी नंबर, ओराई कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। जैसे मान लो यहाँ पे 3 ओराई है, 4 ओराई है, तो जितने ओराई होंगे ना उतनी बार रेप्लिकेशन होगा मेरे बच्चों, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग एन एलियन डीएनए, एलियन हो चाहे फॉरेन डीएनए हो मेरे बच्चों, जीन ऑफ इंटरेस्ट हो, सारी चीजें एक ही है। जीन ऑफ इंटरेस्ट हो, डिजायर्ड जीन हो, ये सारी बातें एक ही है, ठीक है, सारी बातें ये एक ही है। अब इसको तुम किसी वेक्टर के अंदर डालते हो, सॉरी किसी प्लाज्मिड को कट करके उसके अंदर डालते हो, अब वो वेक्टर बन जाएगा, उसके थ्रू की तुम किसी होस्ट में डालोगे, ठीक है। ये होस्ट का क्रोमोसोमल डीएनए है, मान लो ये इकोलाई है, ये बैक्टीरिया XYZ किसी का भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये दूसरा हो। ये इकोलाई का भी हम स्ट्रेन ले सकते हैं, हमारे ऊपर है कि हम किसी भी XYZ का बैक्टीरिया का ले सकते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। The process of linking an alien DNA with the origin of replication to allow its multiplication is called, इसकी कॉपी हमने बनानी है, मान लो इसकी हमने बहुत सारी कॉपी बना ली, यहाँ पे भी इसने कॉपी बना ली, तो उसको तुम क्या बोलते हो? क्लोनिंग। जिसकी बहुत सारी हूबहू एक जैसी कॉपी है बनाते हो तो तुम उसको क्या बोलते हो? क्लोनिंग बोलते हो। जैसे कि बहुत सारी, जैसे कि तुमने इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को तुमने होस्ट में डाल दिया, तो 1 2 3 इसके अंदर ये वेक्टर गया होगा, तो इसकी बहुत सारी कॉपी बन गई, ठीक है। तो उसको तुम क्या बोलते हो? हूबहू। जैसे कि ये चीज तुमने डाली थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट, तुम्हें हूबहू इसी की कॉपी बनानी है, तो तुम क्या बोलोगे? एक जैसी, क्लोन्स, क्लोन्स बेटा, क्लोनिंग, ठीक है। देखो जीन क्लोनिंग, मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास ये कोई भी XYZ वेक्टर है और इससे तुमने बहुत सारी कॉपीज बना दी है,
इससे तुमने बहुत सारी कॉपीज बनानी है, तो उसको तुम बोलते हो क्लोनिंग। और किसी जीन का क्लोन बना रहे हो तो उसको तुम क्या बोलोगे? जीन क्लोनिंग। जैसे कि अपने पास ये डीएनए है, डीएनए के अंदर मान लो तुमको इसके अंदर इंटरेस्ट है, ठीक है, तो ये तुमने ले लिया, इसको तुम डिजायर डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट, फॉरेन डीएनए भी बोल सकते हो। इसके अंदर किसके अंदर डाला? प्लाज्मिड के अंदर डाला। इस ये प्लाज्मिड, ये कोई सेल है उसके अंदर प्लाज्मिड पड़े हुए हैं, वहां से तुमने प्लाज्मिड निकाला, प्लाज्मिड को कट किया, प्लाज्मिड को कट किया तो यहाँ पे जगह बन गई, जगह बन गई। ये देखो प्लाज्मिड को कट कर दिया, अब यहाँ पे प्लाज्मिड के पास जगह बन गई। तुमको जो भी फॉरेन डीएनए है उसकी जगह बन गई, इसको यहाँ पे लाइगेज से जोड़ दो और उसको होस्ट के अंदर डाल दो। तो क्या हुआ? यहाँ पे होस्ट के अंदर डाल दिया, होस्ट की भी तो कॉपी बनाओगे बहुत सारी, तो यहाँ पे आगे जाके तुम इसकी कॉपी बना दोगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्लोनिंग, जिससे तुम उसकी नंबर मेकिंग मल्टीपल कॉपीज, जितनी तुम्हें चाहिए ना उतनी कॉपी बन जाती है वहां पे, ठीक है, तो क्लोन्स बन गए। एक जैसी चीजों को तुम क्लोन्स ही तो बोलते हो। द फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल वाज कंस्ट्रक्टिंग बाय लिंकिंग ए जीन, लिंक कर दिया तुमने। फर्स्ट जो रिकम्बिनेंट डीएनए था उसमें तुमने किसको लिंक किया था? कौन से जीन को लिंक किया था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मेरे बच्चों। एंटीबायोटिक डाल के तुमने बैक्टीरिया में उसका रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया था, ठीक है। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? जो कि बैक्टीरिया को मारे, बैक्टीरिया को जो किल कर दे। तुमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाल दिया किसी बैक्टीरिया के अंदर, यानी कि उस बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस आ गया। अब चाहे तुम उसको कितनी भी एंटीबायोटिक्स दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर आ गया अब रेजिस्टेंट जीन, वो शक्तिशाली बैक्टीरिया हो गया, अब वो नहीं मरना। तो तुमने फर्स्ट सबसे पहले किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। सबसे पहले कौन सी जीन डाली थी? बैक्टीरिया के अंदर छेड़खानी करके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाली थी, ठीक है। चलो, किसने किया था एक्सपेरिमेंट? स्टैनले कोहल, हर्टबर्ट बोयर ने, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उसने आइसोलेट किए थे, और उसको कहां से आइसोलेट की थी? ये भी क्वेश्चन आता है नीट में, साल्मोनेला से। किसके अंदर डाली थी? होस्ट कौन था? ई कोलाई, ठीक है। प्लाज्मिड किसका था? क्वेश्चन आता है साल्मोनेला का। होस्ट कौन था? ई कोलाई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। द फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड इन 1972 बाय स्टैनले कोहन एंड हर्टबर्ट बोयर, ठीक है। देखो, द प्लाज्मिड यूज्ड इन द फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए एक्सपेरिमेंट वाज फ्रॉम। प्लाज्मिड किसका यूज किया था बच्चों? अभी मैंने बताया था किसका? साल्मोनेला का। ये देखो, ये प्लाज्मिड इसका यूज किया था तुमने, ठीक है। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन टू बिकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स। जैसे कि ये प्लाज्मिड तुमने निकाला, इसको तुम काटते हो तो उस एंजाइम का कुछ नाम भी तो होगा। मॉलिक्यूलर सीजर्स मतलब काटते हो तुम यहां से, ठीक है, इसको यहां से कट करोगे तभी तो इसके अंदर डिजायर्ड जीन डालोगे, डीएनए डालोगे, डिजायर्ड डीएनए जो तुम्हें है। तो ये कैसे कट करते हो तुम? मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या है? कौन से एंजाइम से? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। लाइगेज तो बेटा ज्वाइन करने का काम करता है, डीएनए पॉलीमरेज उसको रेप्लिकेशन करने का काम करता है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री रूल से क्या बनाता है? जोड़ता है अपने पास, एटीजीसी ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है, ठीक है। लाइगेज जोड़ने का, पॉलीमराइजेशन का काम, चेन को बढ़ाएगा, रेप्लिकेट कराएगा, है ना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वो तो तुम आरएनए से तुम डीएनए बनाते हो, वो है, ठीक है। हाँ, ये जो चैप्टर, इस चैप्टर से पहले अगर किसी ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बढ़िया पढ़ी है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर तुमने पढ़ा है, जेनेटिक्स पढ़ी है अच्छे से, तो तुम इसके क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, क्योंकि लाइगेज और पॉलीमरेज तो तुमने वही पढ़ लिए थे। यहाँ पे सिर्फ एक नया एंजाइम ही तो आया है, क्या? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को तुम क्या बोलते हो? मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हो, जो कि कट करती है डीएनए को, चाहे वो प्लाज्मिड डीएनए हो, चाहे वो सर्कुलर डीएनए हो, चाहे वो लीनियर डीएनए हो, ठीक है, चाहे वो क्रोमोसोमल डीएनए हो, सबको कट कर सकता है अपना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। कहां पे कट करेगा? ये थोड़ी ना रैंडमली कहीं भी कैच मार देगा अपनी। जहां पे सीक्वेंस होगी, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा मेरे बच्चों वहीं पे कट करेगा। ऐसे तो इतना लंबा डीएनए होता है, कहीं भी कट करेगा, बहुत सारे फ्रेगमेंट बन जाएंगे उसके, नहीं, जहां पे वो सीक्वेंस प्रेजेंट होगी, मान लो इस लंबे डीएनए में सिर्फ 2 जगह ही सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, तो सिर्फ वो 2 जगह ही कट लगाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसी सीक्वेंस होती है बेटा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है, जो इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, दोनों सेम, यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही रीड करते हो आप डीएनए को, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही तो रीड करते हो,
तो यहां से और यहां से सेम होनी चाहिए, बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब वो रीड करता है ना तो सेम होनी चाहिए दोनों तरफ से। क्वेश्चन नंबर 13 का, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज ए टू ट्रांसफर फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट। ये तुमने प्लाज्मिड था, इसको कट करके तुमने अपना जीन डाल, जिसके अंदर इंटरेस्ट था, अब इसको तुम होस्ट के अंदर डालो, होस्ट के अंदर डालोगे, होस्ट के अंदर डालोगे इस प्लाज्मिड को, जो ये तुमने बदला था इस प्लाज्मिड को, वो कैसे काम करेगा, एज ए वेक्टर काम करेगा, व्हीकल की तरह काम करेगा, आत्मा स्कूटर की तरह काम करेगा, रिकम्बिनेंट डीएनए को बिठा के और होस्ट के अंदर ले जाएगा। होस्ट को कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी है तुम्हारा XYZ, जो भी तुम्हारा बैक्टीरिया, वायरस है। तो प्लाज्मिड किसकी तरह काम करता है, एज ए वेक्टर, व्हीकल की तरह काम करता है। अब देखो, प्लाज्मिड स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, और ये एक सेल के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, ये बहुत सारे हो सकते हैं। क्रोमोसोमल डीएनए के ऊपर ये इंडिपेंडेंट होता है, इसका अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, अपने मल्टीपल अपने हिसाब से कॉपी बनता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है क्रोमोसोमल डीएनए के ऊपर, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, यानी कि डीएनए का अलग पार्ट है, ये क्रोमोसोमल डीएनए का अलग पार्ट है। एबिलिटी टू रेप्लिकेट ऑन इट्स ओन, अपने तरीके से सारे काम करता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है ये, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है बेटा, व्हीकल ट्रांसफर डिजायर्ड डीएनए इनटू होस्ट में, क्या बोला, डिजायर्ड डीएनए है उसको ये होस्ट के अंदर डालता है, ठीक है, उसको ले जाने का काम करता है भैया। रिकम्बिनेंट डीएनए सवारी के ऊपर बैठ गया, किसके ऊपर, वेक्टर में, प्लाज्मिड में चला गया, वो प्लाज्मिड एज ए वेक्टर काम करेगा, ठीक है। हाई कॉपी नंबर होता है, ऑब्वियसली इसकी तुम कॉपी बनानी है, तुम्हें इसके क्लोन्स बनाने हैं, तो इसका हाई कॉपी नंबर तो होगा ही होगा। इजी लिंकेज विद होस्ट डीएनए, होस्ट डीएनए के साथ आराम से लिंक कर लेता है, इजी सिलेक्शन है इसका, ठीक है। टूल्स ऑफ एडिटिव, तीन चीजें आ गई ना तुम्हेरे रिकम्बिनेंट डीएनए में, कि वेक्टर कैसे बनता है, वेक्टर क्या काम करता है, होस्ट क्या है, ठीक है, जिसके अंदर तुम डालोगे उसको, जिसका वो होम बनने वाला है, वहां पे वो जाके अपना नंबर बढ़ाएगा, उसको तुम होस्ट बोल देते हो। मान लो कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, जिसके अंदर भी तुम चेंज करके डाल रहे हो। एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे नया है, और वो तो बाकी तुमने पुराने चैप्टर में अपने पढ़ लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर लिंकिंग ए कट डीएनए फ्रेगमेंट इनटू ए प्लाज्मिड वेक्टर, लिंक करता है, जैसे कि ये कट डीएनए बोला इसने, ये कट डीएनए है और इसको प्लाज्मिड वेक्टर के साथ लिंक करता है, ज्वाइन करता है इसको, ठीक है। ये थोड़ा घुमा के बना दिया। लिंक करने का काम कौन करता है, कट करने का काम तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करता है, लिंक करने का काम, जोड़ने का काम लाइगेज, अपना कौन, लाइगेज। देखो डीएनए लाइगेज मॉलिक्यूलर ग्लू है, मॉलिक्यूलर सीजर कौन थी, मॉलिक्यूलर कैची कौन थी बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसका काम था कट करना, फॉर्म फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ऑब्वियसली जब कटे हुए डीएनए को प्लाज्मिड के अंदर ज्वाइन करेगा तो वहां पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी तो फॉर्म होने जरूरी है ना। T4 डीएनए लाइगेज इसका एग्जांपल है। When recombinant DNA is transferred into, it can replicate using the host DNA polymerase enzyme. Recombinant DNA is transferred into, किसके अंदर तुम ट्रांसफर करते हो, it can replicate using the host DNA polymerase enzyme. host DNA ये तो तुमने पढ़ा नहीं, ये इसका तुमने प्लाज्मिड लिया था, होस्ट इकोलाई बनाया था, देखो जी इसका तुमने प्लाज्मिड लिया, इस होस्ट के अंदर बनाया, तो इस होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई करेगा, ये इकोलाई अपनी बहुत सारी कॉपी बनाएगा, तो इसी का तो पॉलीमरेज यूज करेगा ना। ये लाइट चली गई, वेट, देखो प्लाज्मिड लिया साल्मोनेला का, डाला किसके अंदर, इकोलाई के अंदर, इकोलाई उसका होस्ट हो गया, उसका होम हो गया, जिसके अंदर उसको काम करना है। अब इकोलाई बहुत सारी अपनी कॉपी बनाएगा, तो कॉपी कैसे बनाएगा, ये वेक्टर किसका पॉलीमरेज एंजाइम यूज करेगा, ऑब्वियसली इसी का करेगा ना, होस्ट का। तो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा कि वो किसका रेप्लिकेशन वाला एंजाइम यूज करेगा, पॉलीमरेज, जिससे उस रेप्लिकेशन को उसको रेप्लिकेशन करता जाएगा, उसकी कॉपी बनाएगा, चाहे वो डबल हो चाहे सर्कुलर हो, ठीक है। यहाँ पे अपने पास डबल सर्कुलर डीएनए था, ठीक है, तो किसका यूज करेगा, वो कौन से पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करेगा, किस होस्ट के पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करेगा, इकोलाई का करेगा। इकोलाई के अंदर तुमने डाला है, इकोलाई के अंदर वो अपनी कॉपी बनाएगा, तो किसका एंजाइम का यूज करेगा, इकोलाई के ही तो पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करेगा ना। The first step in genetically modified an organism is the identification of, सबसे फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड जो तुम एक्सपेरिमेंट करते हो उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, देखो बेटा एक्सपेरिमेंट करते हो तुम, जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके आते हो, डिजायर्ड
जीन लेके आते हो, फॉरेन जीन लेके आते हो, तो सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन उसका होना जरूरी है ना, तो उसको ढूंढोगे डीएनए विद डिजायरेबल जीन। जब तक तुम इसको ढूंढ ही नहीं पाओगे, आइडेंटिफिकेशन ही नहीं कर पाओगे, तो तुम कैसे एक्सपेरिमेंट करोगे। तो ये है तुम्हारे स्टेप्स। क्या हो गया आज। हाँ, सबसे पहले तुम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या एक्सपेरिमेंट करोगे। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करोगे जिसके ऊपर तुमने, जिस डीएनए के ऊपर तुमने एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। उसको आइडेंटिफाई करोगे, फिर उसको होस्ट के अंदर डालोगे, उसको कट करोगे, कट करके उसको प्लाज्मिड के अंदर डालोगे, देन उसको होस्ट के अंदर डालोगे, स्टेराइल एनवायरनमेंट करोगे, वहां से सारे माइक्रोब्स हटा दोगे और जीन क्लोनिंग कर दोगे, उसकी कॉपी बनाओगे। अब ई कोलाई के अंदर तुमने डाला है, इस ई कोलाई के अंदर तुमने डाला है, तो इसकी तो कॉपी बनाओगे ना तुम बहुत सारी, तो क्लोन करोगे उसको, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू इट्स प्रोजेनी। कब ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर करने के बाद उसके पास क्या होना चाहिए। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट इट मस्ट बी, क्या करना चाहिए वो जीन ट्रांसफर करने के बाद, क्या करना चाहिए। म्यूटेट हो जाएगा, नहीं उसके अंदर तो खराबी हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगा, तो फिर हमने उसके अंदर डाला ही क्यों, डिग्रेड हो जाएगा, तो क्या कोई फायदा नहीं है, एक्सप्रेस होगा वो। जो तुमने रिकम्बिनेंट डीएनए डाला है ना, वो तुम जिस भी होस्ट के अंदर डालोगे बेटा, उसके अंदर वो एक्सप्रेस करना चाहिए, उसका इफेक्ट तुम्हें उसके अंदर दिखना चाहिए। मान लो तुमने काले बालों का जीन डाल दिया उसके अंदर, ठीक है, ब्लैक हेयर्स का जीन डाल दिया, अब तुमको क्या पता कि वो गया कि नहीं गया, जब तक उसका इफेक्ट नहीं देखोगे, वो एक्सप्रेस नहीं होगा वो जीन, तो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल कैसे हो गया। तो जो भी जीन डालोगे वो एक्सप्रेस होना, उसका असर दिखना उसमें बहुत जरूरी है, ठीक है, वरना किसको क्या पता तुमने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा डिस्कवर हुआ था, ये याद करने वाला है, हिंड 2, ठीक है। हिंड 2 में कितने बेस पेयर्स तुम देखते हो, 4 5 6, कितने देखते हो, ये देखो एनसीईआरटी में देखो 6 बेस पेयर यूज करते हो। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था, हिंड 2 था। उसके बाद वो फंक्शन करता है क्या, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस के ऊपर वो कट करेगा, जैसे कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होंगे जिसके ऊपर हिंड 2 कट करेगा। हिंड 2 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, उसका काम है कट करना, मॉलिक्यूलर सीजर है वो, ठीक है, जरूरी नहीं है इको R1 ही तुम सब जगह ले लोगे, ठीक है। और वो 6 बेस पेयर से बना होता है, 6 बेस पेयर से बना होता है, तुम्हें सीक्वेंस याद नहीं करनी है, 6 बेस पेयर यानी कि GAATTC, तुम जो भी याद करते हो ना बेटा, जैसे 6 नंबर का है ऐसे, वो 6 बेस पेयर से बना हुआ आता है, कौन, आपका हिंड 2, ठीक है, ये याद करना है आपको। सबसे फर्स्ट डिस्कवर हुआ था हिंड 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और कितने बेस पेयर का होता है, 6 बेस पेयर का होता है। सीक्वेंस यहाँ पे दी नहीं हुई है, ये जो सीक्वेंस है ना GATTC, ये तो है इको R1 की, मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए समझाया है, ठीक है। देखो जब तुम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस का नामकरण करते हो, तो जो सबसे फर्स्ट लेटर है वो किससे मिला होता है, किससे बना होता है, जैसे कि तुम इको R1 जैसे कि है ये, इसमें जो सबसे फर्स्ट लेटर है वो किससे बना होता है, जीनस से। ऑब्वियसली वो किस जीनस से रिलेट करता है, देखो जी ये है इको R1, ई किससे डिनोट करता है, जीनस को, सी स्पीसीज को, आर स्ट्रेन को, और आई 1 2 3 ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी को बताता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बहुत बड़ी क्लास है बेटा, किससे बिलोंग करता है, क्या पॉलीमरेज से बिलोंग करता है। पॉलीमरेज का काम है बेटा आपकी चेन की ग्रोथ करना, ठीक है, पॉलीमराइज करना उसको, ठीक है, वहां पे डीएनटीपी जोड़ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करने के साथ डीएनटीपी जोड़ना। लाइगेज का काम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करना, जोड़ना हो किसी चीज को ग्लू से। न्यूक्लियसिस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूक्लियसिस, न्यूक्लिय जैसे कि जो न्यूक्लिक एसिड को कट करता है, न्यूक्लियसिस, काइनेसिस नहीं। न्यूक्लियसिस का काम क्या है, ब्रेक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, न्यूक्लिक एसिड की फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है, ठीक है। दो हो सकते, एक तो एंडोन्यूक्लियस और एक एक्सोन्यूक्लियस, जो किनारों पे कट करे वो एक्सो, और जो बीच में कट करे वो एंडो, जो अंदर की साइड कट करे वो एंडो, और जो किनारे पे कट करे वो एक्सो। ब्लंट कट क्या होते हैं, जो कि बिल्कुल बीचों बीच दोनों स्ट्रैंड को काट दे वो ब्लंट कट। स्टिकी या दो स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए को एक को काट दिया और एक को छोड़ दिया, जैसे कि एक को काट दिया और एक को इतना लंबा छोड़ दिया, या फिर एक को यहां से छोड़ दिया, तो ये ओवरहैंग
ओवरहैंग जो कर रहा होता है ना, इसको बोलते हो स्टिकी एंड। एक यहाँ पे कट करेगा, एक यहाँ पे कट करेगा, तो ऐसे ये ओवरहैंग हो जाएगा। इसलिए स्टिकी एंड को तुम ओवरहैंगिंग एंड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किस में आते हैं? न्यूक्लियस में आते हैं। कौन से? एंडो, एक्सो, दोनों टाइप के हो सकते हैं। एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द डीएनए स्ट्रैंड। अभी बताया। एक्सोन्यूक्लियस मतलब कि वो बेटा मेरे किनारे पे कट करता है, अगर बीच में कट करेगा तो उसको बोलते हो तुम एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे आंसर ही नहीं लिखा बेटा, ये एंड के ऊपर कट करता है। हाँ ये रहा ना, एंड के ऊपर कट करता है, ठीक है, किनारे के ऊपर कट करता है। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेस स्पेसिफिक सीक्वेंस। कोई भी, जैसे कि ये कोई भी आपका डीएनए है, इसके अंदर वो सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करेगा कि यहाँ पे वो सीक्वेंस प्रेजेंट है GAATTC। अगर इसके बाद वो मान लो यहाँ पे प्रेजेंट है GAATTC, तो वो यहीं पे कट करेगा बच्चों, यहीं पे, और कहीं कट नहीं करेगा, ना यहाँ पे ना यहाँ पे, कहीं कट नहीं करेगा। जहां पे वो सीक्वेंस प्रेजेंट होगी ना, वहां पे कट करेगा। तो इस सीक्वेंस को तुम क्या बोलते हो? जिसको तुम बैकवर्ड और फॉरवर्ड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन रीड करते हो, उसको तुम क्या बोलते हो? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है, बैकवर्ड फॉरवर्ड सेम, उल्टा सीधा सेम। ओके, ये देखो मलयालम आपके एग्जांपल दे कि इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, सेम है। लेकिन आप डीएन को रीड तो आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही करते हो ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही करते हो, और डीएनए का जो सिंथेसिस है वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होता है, ठीक है। इसलिए तुम रीड भी उसको ऐसे ही करोगे। व्हाट इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन डीएनए? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस डीएनए में क्या होती है? ए सीक्वेंस दैट is identical on both strand but in opposite direction. Okay, a sequence that read the same in both direction on a single strand. सिंगल स्ट्रैंड पे नहीं, दोनों स्ट्रैंड होने चाहिए बच्चों, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। एक सीक्वेंस दैट वेरीज बिटवीन 2 डीएनए, नो। ए सीक्वेंस दैट कैन ओनली फाउंड इन बैक्टीरियल डीएनए, नो। ये आंसर हो गया। एक सीक्वेंस को तुम दोनों डायरेक्शन से पढ़ सकते हो, दो स्ट्रैंड, जैसे कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ो, लेकिन स्ट्रैंड दो होने चाहिए। एक ही स्ट्रैंड पे तुम वो काम नहीं कर सकते, फिर तो उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। ए सीक्वेंस दैट इज आइडेंटिकल ऑन बोथ स्ट्रैंड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये देखो, व्हाट इज द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस। यहां पे मैंने लिखा था इकोलाई, इको R1, इको R1 की कौन सी सीक्वेंस है वो, ठीक है। अब देखो, मैं ये बहुत बार बता रही हूं आपको कि GAATTC, तो ये मेरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया। अब इसको उल्टा लिख दो, GAATTC। डायरेक्शन में रीड तुम ऐसे ही करोगे, यहाँ पे 5 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम, ये ऊपर वाला स्टैंड, ये नीचे वाला स्टैंड, ठीक है। तो अब देख लो कहां कौन सा मैच हो रहा है, ये वाला मैच हो रहा है ना, 5 प्राइम GAATTC, 3 प्राइम CTTAAG। यहाँ पे देखो ये कोई मैच नहीं हो रहा है, इससे कोई मैच नहीं हो रहा है। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में डायग्राम भी है, ये इको R1 यहाँ पे है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सीक्वेंस है यहाँ पे GAATTC, ये भी यहाँ पे ऐसे ही कट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन डीएनए कटिंग? क्या फंक्शन है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इन डीएनए कटिंग? दे कट डीएनए एट रैंडम पोजीशन, नहीं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के ऊपर कट करेंगे, ऐसे थोड़ी ना कहीं भी कट कर देंगे डीएनए में। जहां जहां पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट है ना उस डीएनए में, वहीं वहीं कट करेंगे, वहीं वहीं अपनी कैंची चलाएंगे और कहीं नहीं चलाएंगे, ठीक है। Why are the overhanging single stranded portion of DNA is called sticky end? जो ये तुम्हारे overhang DNA है ना, इसको sticky end तुम क्यों बोलते हो? Because they can form hydrogen bond with complementary sequence. Yes. Which enzyme is responsible for joining the sticky end of DNA fragment? ये DNA ligase. Which technique is used to separate DNA fragment after restriction enzyme digestion? डीएनए फ्रेगमेंट तुमने बहुत, जैसे कि ये तुम्हारा डीएनए है, इसमें तुमने बहुत सारे फ्रेगमेंट बना दिए, एक बड़ा फ्रेगमेंट, एक छोटा फ्रेगमेंट, एक और बड़ा फ्रेगमेंट। इसको तुमने कैसे सेपरेट करोगे? साइज के बेसिस पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करोगे। देखो जी, यहाँ पे क्या होता है, तुम एग्रोस जेल डालते हो, यहाँ पे ऐसे एग्रोस जेल क्या करता है, छलनी जैसा बन जाता है।
रेड एल्गी से बना होता है, रोडोफाइटा का मेंबर है, सीवीड से तुम बनाते हो। इसका सीविंग इफेक्ट होता है, छलनीदार इफेक्ट होता है, ताकि जो छोटे बड़े डीएनए वो इसके अंदर फंस जाए। अब जो पतलू डीएनए है वो तो रेस में भाग जाएगा, और जो मोटू डीएनए वो तो ऊपर ही फंस जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम साइज के बेसिस पे डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हो। व्हाई डू डीएनए फ्रेगमेंट मूव टुवर्ड्स द एनोड? एनोड की तरफ क्यों जाते हैं? एनोड की तरफ तो एनआई नहीं जाएंगे मेरे बच्चों। तो डीएनए के ऊपर मेरे बच्चों, ये जो आपका डीएनए है ना, इसके ऊपर ना नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। एनोड के ऊपर एनाइन जाएंगे तो एनोड कैसा हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। देखो जी, ये है एनोड आपका, एनोड पे है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे जाएंगे एनाइंस। एनाइंस के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, और आपका जो डीएनए है ना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे यहाँ पे मैंने बोला था कि सीविंग इफेक्ट होता है एग्रोस जेल का, तो सबसे छोटू डीएनए सबसे आगे आ जाएगा, सबसे बड़ा डीएनए वो पीछे रह जाएगा, क्योंकि वो मोटू है ना, बड़ा है, तो वो पीछे रह जाएगा, उस छलनी में से आ नहीं पाएगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट नीचे की तरफ मिलेगा डीएनए, और सबसे लार्जर ऊपर की तरफ मिलेगा। जो बेचारा रेस में ऊपर ही रह गया, आगे आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो लार्जेस्ट डीएनए ऊपर मिलेगा कैथोड के पास, और जो स्मॉलेस्ट डीएनए जो जल्दी 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 भागा है अपने एनोड के पास नेगेटिव चार्ज, वो नीचे मिलेगा, ठीक है। द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी विजुअलाइज ओनली आफ्टर स्टेनिंग। उसको तुम खुली आंखों से तो देख नहीं सकते, उसको कौन सी स्टेन से तुम यूवी रेडिएशन के थ्रू देखोगे? ईटीबीआर डाई, ईटीबीआर की डाई होती है, ठीक है। स्टेनिंग के लिए तुम ईटीबीआर वाली डाई यूज करते हो। यूवी रेज होती हैं जो कि ऑरेंज कलर बैंड देती है, ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड देती है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, विच मैट्रिक्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर सेपरेटिंग डीएनए फ्रेगमेंट इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? मैट्रिक्स कौन सा तुम यूज करते हो? मैंने कितनी बार बताया, यहाँ पे एनोड है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है एनोड का, कैथोड का नेगेटिव चार्ज होता है, और ये डीएनए यहाँ पे नेगेटिव है। तो ये क्या है, किसके थ्रू ये हो पाता है? एग्रोस जेल के थ्रू हो पाता है, ठीक है, जिसको तुम रोडोफाइटा से तुम बनाते हो, रेड एल्गी के मेंबर से तुम बनाते हो। द प्रोसेस ऑफ कटिंग आउट डीएनए, जैसे कि ये तुमने सीविंग इफेक्ट है, इसके अंदर मान लो तुमको ये बीच वाला डीएनए चाहिए, ये यहाँ पे फंस गया, आ नहीं पाया ये आगे, छोटू वाला डीएनए तो यहाँ पे, तुमको इस वाले डीएनए के अंदर तुम्हें इंटरेस्ट है, ये वाला डीएनए तुमने बाहर निकालना है, तो ये वाला डीएनए तुम कैसे बाहर निकालोगे? कौन सी प्रोसेस से बाहर निकालोगे? यहाँ से कट करके, इल्यूजन से। किससे? इल्यूजन से। इल्यूजन से तुम क्या निकालते हो? एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल, ठीक है। ये जो जेल बिछा हुआ है ना यहाँ पे, यहाँ से निकालोगे तुम। क्वेश्चन नंबर 35, आफ्टर स्टेनिंग विद ईटीबीआर कौन सा डीएनए फ्रेगमेंट क्या कलर देता है भाई? यूवी लाइट से। विजिबल लाइट में तो वो विजिबल होता नहीं है, तुम ईटीबीआर से स्टेन करते हो, देन उसको यूवी रेडिएशन तो कौन सा कलर देता है? वो ऑरेंज कलर देता है। कौन सा कलर देता है मेरे बच्चों? ऑरेंज। यूवी रेडिएशन जब उसके ऊपर डालते हो तो वो ऑरेंज कलर देता है, ब्राइट ऑरेंज। प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाजेस कैन रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल्स इंडिपेंडेंट ऑफ, जैसे कि मैंने बताया था कि ये सेल तुम्हारी, इसके अंदर बहुत सारे प्लाज्मिड है, बहुत सारे प्लाज्मिड, ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए। एक प्लाज्मिड को तुम बाहर निकाल भी लोगे ना तो सेल को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या? एक सेल के अंदर बहुत सारे प्लाज्मिड हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल तो पार्ट वो वैसे ही और रेप्लिकेट करेगा, तो किसी एक प्लाज्मिड को तुम बाहर निकालोगे तो सेल मर नहीं जाएगी, ठीक है। अब ये किस हिसाब से रेप्लिकेट करता है? क्रोमोसोमल डीएनए के ऊपर ये इंडिपेंडेंट होता है, ये खुद का इस रेप्लिकेशन करता है, और ये किसी क्रोमोसोमल डीएनए पे डिपेंड नहीं करता। इसके अंदर खुद की कैपेबिलिटी है रेप्लिकेट करने की, इसके अंदर खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है। प्लाज्मिड स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ये एक सेल के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एबिलिटी टू रेप्लिकेट ऑन इट्स ओन, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, इसके पास खुद का ओराई होता है। क्वेश्चन नंबर 37, bacteriophages have very high of their genome with bacterial cells due to their high number per cell. हाई कॉपी नंबर होता है बच्चों, जितना ज्यादा हाई कॉपी नंबर होगा उतना ही ज्यादा वो रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर आर इंजीनियर्ड टू हेल्प इन द इजी लिंकिंग ऑफ ए फॉरेन डीएनए एंड द सिलेक्शन ऑफ फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लोनिंग वेक्टर को तुम इंजीनियर करते हो, उसकी हेल्प लेते हो कि वो इंजी लिंक हो जाए फॉरेन डीएनए से, तो ये तुम कैसे पता लगाओगे कि वो उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, वो रिकॉम्बिनेंट है कि नहीं है, नॉन रिकॉम्बिनेंट यानी कि उसके अंदर नहीं गया वो जीन, ये वाला जो तुमने चेंज किया था ना ये नहीं गया, यानी कि वो नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को तुम अलग करते हो। अब ये देखो, ए सेलेक्टेबल मार्कर इज ए वेक्टर हेल्प इन आइडेंटिफाई, ठीक है। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? तुम्हें आइडेंटिफाई करता है किसी चीज से, ठीक है, कि तुम उस चीज से अलग हो कि नहीं हो। मार्कर का मतलब यही होता है, मार्क करते हो तुम उसको कि ये जो चीज है ये सबसे अलग है।
आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेटिंग एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। कैसे एलिमिनेट करते हो कि वो प्लाज्मिड नहीं, रिकॉम्बिनेंट नहीं, कि वो ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल से अलग है कि नहीं है। ठीक है, अगर तुमने ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग करी है तो तुम रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को भी एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, gene encoding resistance to antibiotics such as ampicillin, tetracycline, kanamycin are commonly used as a selectable marker in किसके अंदर? प्लाज्मिड वेक्टर, राइबोसोम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्रोमोसोम डीएनए। प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर ही तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं जिसके अंदर तुम अपना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सारी चीजें होती है। देखो ये प्लाज्मिड है, इसके अंदर एम्पिसिलिन का है, टेट्रासाइक्लिन का है, चलो यहाँ पे कैनामाइसिन का नहीं दिखा हुआ है, लेकिन ये सब आप देखो। विच टाइप ऑफ वायरस हैज बीन मॉडिफाइड टू एक्ट एज ए जीन डिलीवरी वेक्टर इन एनिमल्स? रेट्रोवायरसेस बच्चों, रेट्रोवायरसेस। बैक्टीरिया में हीट शॉक दोगे तुम 42 डिग्री सेल्सियस, तो उसको हीट दोगे, आइस डालोगे, देन प्लाज्मिड उसको अपटेक कर लेगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म। एनिमल सेल के अंदर तुम माइक्रो हार्डली तुम फोर्सफुली कोई इंजेक्शन डालते हो, उसके अंदर तुम्हारा जो वेक्टर होता है जिसको तुम्हें ट्रांसफॉर्म करना होता है वो जाता है, तो वो रेट्रोवायरसेस भी इसका एग्जांपल है। प्लांट सेल में तुम जीन गन से भी डाल सकते हो जो कि टंगस्टन से कोटेड होती है, गोल्ड टंगस्टन मटेरियल से, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसाई ये एक नेचुरल वेक्टर है। ठीक है, व्हाई मस्ट बैक्टीरियल सेल बी मेड कॉम्पिटेंट बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन? कॉम्पिटेंट क्यों होनी चाहिए? डीएनए इज हाइड्रोफोबिक? नो, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल एंड कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। डीएनए सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकता। अगर पास कर सकता होता तो हम क्यों वेक्टर वगैरह लगाते हैं? क्यों लगाते? अपने आप आराम से वो चला जाता। क्यों उसकी सेल को ब्रेक करते, उसमें कैल्शियम क्लोराइड डालते, उसकी सेल वॉल के अंदर पोर करते? ठीक है, अगर वो उसके अंदर घुल जाता तो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ये क्वेश्चन, which of the following treatment is used to make bacterial cell competent for the DNA uptake? इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल से तो वो प्रेसिपिटेट होता है, इकट्ठा हो जाता है। यूवी रेडिएशन, नो। ट्रीटमेंट विद डाइवेलेंट कैटायन लाइक कैल्शियम, जैसे कैल्शियम से तुम उसको ट्रीट करोगे ना तो क्या होगा, उसके अंदर पोर्स बन जाएंगे उसकी सेल वॉल के अंदर, और अब जो भी तुमने वेक्टर डाला था वो आराम से इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द मेथड इन व्हिच रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस इन एनिमल सेल? एनिमल को तुम इंजेक्शन देते हो ना, तो तुम माइक्रो इंजेक्शन इससे याद रखो। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज गोल्ड टंगस्टन पार्टिकल कोटेड विद डीएनए जीन ट्रांसफर इन प्लांट? जीन गन एक बायोलॉजिस्टिक मेथड है जिसके अंदर तुम गोल्ड और टंगस्टन से कोटेड उसको करते हो, उसके ऊपर तुम अपने डीएनए लपेटते हो। ठीक है, देखो जी, बैक्टीरिया में हीट शॉक देते हो, एनिमल सेल को तुम इंजेक्शन लगाते हो, प्लांट सेल जीन। ठीक है, आफ्टर प्यूरिफिकेशन डीएनए इज प्रेसिपिटेट आउट बाय एडिंग चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल तुम डालते हो जिससे तुम्हारा जो डीएनए है वो इकट्ठा हो जाता है, और किसी स्पूलिंग वाले प्रोसेस की हेल्प से तुम उसको निकाल लेते हो। कोई स्पून जैसा कुछ होता है जिससे तुम निकाल लेते हो डीएनए को, उस प्रोसेस को बोलते हो तुम स्पूलिंग। और ये जो सेल वॉल है इसको तुम कैसे ब्रेक करते हो? बैक्टीरिया की है तो लाइसोजाइम से ब्रेक करते हो, प्लांट की है तो सेलुलोज से ब्रेक करते हो, फंजाई की है तो काइटिन से ब्रेक करते हो। ठीक है, उसके बाद चिल्ड, अब ये हो गई ब्रेक। अब इसके अंदर जितना भी डीएनए है वो बाहर कैसे निकालोगे, इकट्ठा कैसे करोगे? चिल्ड इथेनॉल से। निकालोगे कैसे? स्पूलिंग प्रोसेस से। उसके बाद उसके डीएनए को छोटा छोटा करोगे फ्रेगमेंटेशन से, इलेक्ट्रोफोरेसिस के उसको साइज के बेसिस पे अलग करोगे, देन उसको आइसोलेट करोगे। ठीक है, पीसीआर में उसकी कॉपी बनाने के लिए भेजोगे, बहुत सारे काम है। ये आ गया पीसीआर। पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 55, इन पीसीआर टू sets of are used which are complementary to the DNA region of interest is? क्या है रीजन ऑफ इंटरेस्ट? ligases, प्राइमर, restriction enzyme और ribosomes. In PCR two sets of are used. किसके दो सेट्स यूज होते हैं? Which are complementary to the DNA region of interest? ligases नहीं, प्राइमर्स। सेकेंड स्टेप में तुम उसको प्राइमर्स वगैरह दिखाते हो। ठीक है, जिससे वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जैसे कि ये है, ये दो स्ट्रैंड है, तो एक प्राइमर तुम यहाँ पे जोड़ दोगे, एक प्राइमर तुम यहाँ पे जोड़ दोगे, ये आगे जाके इसके कॉम्प्लीमेंट्री रूल से इसका पॉलीमरेशन करेगा, ये आगे जाके इसके कॉम्प्लीमेंट्री। प्राइमर तुम छोटा सा डीएनए लगाते हो, आरएनए के कुछ 8 से 10 कुछ होते हैं। ठीक है, आरएनए के
ये तुमने नहीं पढ़ना है कि या तो तुम आरएनए प्राइमर यूज करते हो या तुम डीएनए प्राइमर यूज करते हो। आरएनए में तुम क्या 8-10 आरएनए के सीक्वेंसेस यहाँ पे यूज करोगे, और डीएनए है तो तुम 8 से 10 डीएनए के सीक्वेंसेस यूज करोगे। ये तुम्हें अभी नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये करो कि प्राइमर एक ऐसी चीज है जो तुम स्ट्रैंड के लगाते हो तो वो आगे आगे बढ़ता बढ़ता जाएगा और न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड कर देगा। ठीक है, इतना याद रखो कि छोटा सा प्राइमरी यानी कि रेप्लिकेशन होने से पहले छोटा सा प्राइमरी चीज तुम लगाते हो, एनील करते हो, जोड़ते हो तुम उसको। ठीक है, ताकि रेप्लिकेशन आगे चल सके। Which enzyme is responsible for extending primer and synthesizing new DNA strands in PCR? न्यू डीएनए देखो जी, ये तो आरएनए पॉलीमरेज तो आरएनए का सिंथेसिस करेगा, डीएनए लाएगी तो जोड़ने का काम करता है। टैक डीएनए पॉलीमरेज, टैक डीएनए पॉलीमरेज का फुल फॉर्म क्या है? थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस से तुमने बैक्टीरिया था उससे तुमने आइसोलेट किया था, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर करते हो ना तुम पीसीआर में 55, 95, 75 डिग्री, तो नॉर्मल जो पॉलीमरेज है वो तो इस पे मर जाते हैं जो एंजाइम। तो जो हाई टेम्परेचर पे जो एंजाइम सर्वाइव कर सके ना तुम वो लेते हो पॉलीमरेज एंजाइम, तो उसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस, यानी कि जो हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 57, विच टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड लीड्स टू हायर यील्ड ऑफ द डिजायर्ड प्रोटीन? कौन सा कल्चर मेथड है जो हाई यील्ड देता है, हाई प्रोडक्शन तुम्हारी वो देता है, यील्ड देता है, किसके, ताकि तुम हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी, हाई यील्ड होगी तो उसको तुम मार्केट में भेजोगे। अब मान लो तुमने वैक्सीन बना ली है तो किसी एक आदमी के लिए थोड़ी ना बनाओगे, उसको बहुत सारे बड़े लेवल पे तुम्हें बनाना पड़ेगा, लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा? स्टेशनरी फेज कल्चरिंग, एक्सपोनेंशियल फेज कल्चरिंग, डिक्लाइनिंग फेज, एक्सपोनेंशियल ये तो होता है लैग फेज, और ये एक्सपोनेंशियल फेज, लॉग फेज के अंदर, एक्सपोनेंशियल फेज के अंदर बढ़ता जाता है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन होती है। वैक्सीन है तो वैक्सीन ज्यादा नंबर में बढ़ती रहेगी, एंटीबायोटिक है तो एंटीबायोटिक बढ़ती रहेगी, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, बैक्टीरिया का। Which is the primary purpose of a bioreactor in a biotechnology? Bioreactor, bio का मतलब लिविंग बींग्स, और जिसके अंदर रिएक्टर रिएक्शंस, लिविंग बींग के ऊपर रिएक्शन चल रही होती है बायोलॉजिकली, टू स्टोर केमिकल्स फॉर लेटर यूज, नो, टू प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन फॉर प्रोड्यूसिंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, यस। वहां पे तुम विटामिन डालते हो, उसको चाहिए सुक्रोज चाहिए, फ्रुक्टोज चाहिए, टेम्परेचर, पीएच, उस बैक्टीरिया को जो भी चाहिए वो सारी चीजें डाल देते हो और उसकी ग्रोथ होती है। ऑप्टिमल कंडीशंस, तुम ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच वगैरह उसको प्रोवाइड करते हो ताकि वहां पे उस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की ग्रोथ हो सके। ठीक है, बायोरिएक्टर क्या होता है? टैंक वेसल होता है जहां पे तुम लार्ज लेवल पे उसका क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो। 100 से 1000 लीटर हो सकता है, न्यूट्रिएंट तुम ऐड करते हो। ठीक है, पीएच कंट्रोल रहता है वहां पे, टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, कूलिंग एजेंट डालते हो, फोम ब्रेकर डालते हो, झाग को ब्रेक करने के लिए डालते हो, ऑटो ट्रांसफर करते हो, मिक्सिंग के लिए चीजें डालते हो, है ना। उससे क्या होता है, तुम जो भी रॉ मटेरियल डालते हो उससे तुम्हें स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिल जाता है। यहाँ पे तो बायोरिएक्टर है तो तुम बैक्टीरिया तो डालोगे ही, अगर तुम्हें किसी माइक्रोब्स की ग्रोथ करवानी है, ठीक है, बैक्टीरिया, एंजाइम, ये सारी चीजें डालते हो। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए स्टीरर इन ए स्टीयर टैंक? घुमाने वाले टैंक बायोरिएक्टर में तुम क्या यूज करते हो? टू स्टरलाइज द कल्चर, टू फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। स्टीयर वाला टैंक है तो उसमें क्या करोगे तुम, ब्लेड्स होती है वहां पे तो वो मिक्सिंग करती है ताकि ऑक्सीजन जो है ऊपर नीचे सब जगह जाए और जो न्यूट्रिएंट मिल गया वो सारे जो बैक्टीरिया है, सारे माइक्रोब्स हैं उनके पास जाए। ठीक है, which of the following is not a key component of a stir tank bioreactor? Agitator सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फॉर्म कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर यहाँ पे कैसे आया? ये तो डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने की टेक्निक है ना। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सैंपलिंग पॉट इन अ बायोरिएक्टर? टू ऐड मोर बैक्टीरिया टू द कल्चर, टू पीरियोडिकली विड्रॉ स्मॉल वॉल्यूम कल्चर ऑफ टेस्टिंग, मतलब बीच बीच में से तुम कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी वॉल्यूम में उसको निकालते रहो, उसको टेस्टिंग के लिए निकालते रहो कि सब कुछ बायोरिएक्टर के अंदर सही चल रहा है ना। देखो सैंपलिंग पॉट का मतलब क्या है, तुम स्मॉल वॉल्यूम विड्रॉ करते हो पीरियोडिकली, छोटी छोटी पीरियोडिकली यानी कि टाइम टाइम, और छोटी छोटी वॉल्यूम में जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है उसको निकालते हो और टेस्टिंग करते हो उस चीज की। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन आफ्टर द बायोसिंथेटिक स्टेज आर कलेक्टिवली कॉल्ड अपस्ट्रीमिंग, डाउनस्ट्रीमिंग। डाउनस्ट्रीमिंग होता है सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। ठीक है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस क्या होती है, जिसमें तुम सेपरेट एंड प्यूरिफिकेशन कर लो। मान ले तुमने कोई प्रोटीन बनाया है, एंजाइम बनाया है, कोई वैक्सीन बनाई है,
ठीक है, जो भी तुमको सेपरेट करना है, प्यूरिफाई करना है, तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस से तुम वो कर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, फिर वो क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर जाता है, फिर उसके ऊपर टेस्टिंग होती है कि ये यूजफुल है कि नहीं है लोगों के लिए, ठीक है, उसके बाद तुम उसको मार्केट में सर्विस प्रोवाइड कर देते हो, ठीक है। तो ऐसे क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है प्रोडक्ट्स के ऊपर, ऐसे ही कोई वैक्सीन या कोई एंटीबायोटिक या फिर कोई भी एंजाइम्स ऐसे यूज करने के लिए नहीं आता। Which of the following is not a part of downstreaming process? Separation and purification ये तो downstream का पार्ट है। Formulation with preservatives, obviously अगर तुम कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव तो डालोगे ही ना, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। क्लिनिकल ट्रायल्स एंड क्वालिटी कंट्रोल ये तो टेस्टिंग तो होगा ही, डीएनए रेप्लिकेशन ये तो इसका काम ही नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस के अंदर होती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट, नहीं इसके बाद 2 क्वेश्चन होंगे। हाँ, why is the clinical testing important in downstreaming process? Clinical testing क्यों important है? To determine the genetic sequence of the product? No, to ensure the product is safe and effective for use. कि वो जो प्रोडक्ट है वो फुली सेफ है, उसको तुम यूज कर सकते हो पब्लिक के लिए, ठीक है। ऐसा कौन सा स्टेप है जो इन्वॉल्व करता है डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस में कि बेस्ड ऑन द type of bacteria used in production, the type of product being manufactured, the speed of fermentation, the number of gene, नहीं ये मैटर करता है कि तुम कौन सा प्रोडक्ट उसके अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कितना टाइम लेगा, उसको कौन सा बैक्टीरिया चाहिए, उसको कौन सा पीएच मीडियम चाहिए, उसको कौन सा टेम्परेचर चाहिए, तो ये डिपेंड करता है तो उसमें क्या चीज बना रहे हो, ठीक है। तो ये था तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ के जितने भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन सकते हो मैंने बना दिए। इसके बाद हम इस चैप्टर के पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी को बहुत रिवाइज करके हो, लाइन टू लाइन रिवाइज करके हो, उसके बाद क्वेश्चंस करो, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय।